आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज करीब पौने 2 महीने बाद में फिर मैं आपके सामने आया हूँ। आपके सामने मेरी आवाज़ आ रही है। काफ़ी मैं व्यस्त था। पूरे फैमिली को लेकर के हम लोग अपने कुल देवी मंदिर पे गए थे। करीब 15-20 दिन का टूर था। घर में काफ़ी रिपेयरिंग भी हो रही थी। उसके बाद में हम लोगों को राजस्थान भी जाना था। उस दरमियान करीब 1.5 महीने गुज़र गए। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उस पर कभी गौर नहीं करते। अब जैसे मेरे बगल में एक सज्जन रहते हैं, उनकी पत्नी है। जबकि वो मुझे अंकल अंकल बोलती है, मैं उसको अपनी बेटी की तरह ही मानता हूँ। करीब 2 दिन पहले की बात है। मेरे घर में गाय का दूध देने के लिए एक लड़की आती है। और वो जब दूध लेकर के आई और मैं उस समय किचन में चाय बना रहा था, अचानक मेरी नज़र उसकी पकड़ी तो वो अपने नाक से पसीना पोंछ रही थी और आंखों के पास में नीचे पलकों के नीचे अंगुली से पसीना पोंछ रही थी। मैंने जब उसको देखा तो मुझे ये लगा कि लड़की रो रही है। मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आ, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? उसने मुझे बड़े गौर से देखा। अब क्यों देखा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कहा नहीं अंकल, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरे यहाँ पसीने आ रहे थे। मैंने कहा पसीने आ रहे थे? बोला हाँ अंकल, मैं साइकिल से आती हूँ ना दूध लेकर के, इसलिए शरीर में और मेरे चेहरे पे पसीने आते हैं और नाक पे भी काफ़ी आते हैं। उस समय मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हमारे संस्कार, इस समाज में जो चीज़ें बताई गई है इस चेहरे के ऊपर, वो आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। सुनिए। अब जैसे नाक पर पसीना आना, हम लोग क्या बोलते हैं, यार हमेशा जब देखो तुम्हारे नाक पे गुस्सा ही रहता है। अब देखिए नाक का क्या महत्व है और किस तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। यार हमेशा तेरे नाक पे गुस्सा ही रहता है। अब आंख के बारे में देखिए, हमारे समाज, हमारे बुजुर्ग ने क्या बताया है। जब आंख को जब देखते हैं उसके लिए क्या कहते हैं, या जब देखो जिसमें तुम अपनी आंखें लाल कर लेते हो, हमेशा तुम्हारी आंखें लाल रहती है, इसके अंदर भी एक संदेश है। संदेश का मतलब ये है कि तुम हमेशा किसी पर गुस्सा करते हो, हमेशा तेरी आंखें लाल रहती है। इसका क्या मतलब है? ये हमारे बुजुर्ग ये एक इशारा दे के गए हैं। हमेशा नाक पे गुस्सा रहता है, इसका मतलब कि तुम्हें हमेशा गुस्सा ही आता रहता है। अच्छा, तीसरी बात, कान। कान के बारे में क्या बताया हमारे बुजुर्गों ने, हमारी समाज ने। जब देखो तुम्हारे कान हमेशा खड़े ही रहते हैं। कान खड़े रहने का मतलब कि तुम जो भी हम लोग बोलते तुरंत तुम सुनते हो, उसका रिएक्ट कर जाते हो। इसका ये मतलब हुआ। ये हमारे बुजुर्ग जो एक सेंटेंस में, एक मतलब कि बात में उन्होंने उसका इशारा कर दिया कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे। हम लोग आज 21वीं सदी में हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, आज हम लोग आज का दौर देख रहे हैं, लेकिन उन बुजुर्गों ने एक ही वाक्य में पूरा उसके चेहरे का विवरण कर दिया उन्होंने। अब देखिए, अब जैसे हाथों के बारे में उन्होंने बताया, हाथों के बारे में उन्होंने क्या बताया कि देखो हाथ की अंगुलियां, जो 5 अंगुलियां है ना, वो एक समान नहीं होती है। इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब हमारे बुजुर्ग कितना अच्छा एक उदाहरण दे के गए हैं कि हमारे हाथ की 5 अंगुलियां भी एक समान नहीं होती। इसका मतलब घर में अगर 5 प्राणी हैं, 5 सदस्य हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते। देखिए, एक शब्द में उन्होंने पूरा इसका व्याख्या कर दिया। मतलब कि ये जो चीजें जब मेरे दिमाग में आती है, मैं उस बच्ची को देख करके ये सारी चीजें मेरे चेहरे पे जो थी, उसके बारे में बुजुर्ग क्या कह के गए, वो मैं सोचने लगा। और सोचने के बाद में जब मेरे समझ में आया कि वाकई ये चीजें तो बड़ी बहुमूल्य है, जो मैं आप लोगों के सामने साझा करूं, जो इसीलिए मैंने आपके सामने साझा की है। और इस चीज को आप इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने एक वाक्य में ही एक एक चीज का वर्णन कर दिया। अब देखिए कि जैसे हमारे हिंदू में हिंदी भाषा है, उस भाषा का कितना बड़ा महत्व है। जब हमारे माथे में दर्द होता है या बदन में दर्द होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आज बहुत दर्द हो रहा है। मतलब चेहरे में भी वो दर्दपन झलकता है, आज बहुत दर्द हो रहा है। मतलब कि बात कर रहे हैं उसमें भी दर्द झलक रहा है। लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आई हेडेक, आई सफरिंग पेन। बस अब पेन पीठ में हो रहा है, पेट में हो रहा है, गर्दन में हो रहा है या माथे पे हो रहा है। लेकिन माथे का उन्होंने कहा कि आई सफरिंग हेडेक, मतलब कि मैं माथे के पेन से, मतलब माथे में दर्द हो रहा है, उससे बस सफर कर रहा हूँ। अब देखिए, हमारे हिंदी भाषा में उन्होंने जो चीज समझाई, उससे हम लोग समझ में आता है आज बहुत दर्द हो रहा है। इसका मतलब कि हमारी बोली में भी वो दर्द है। अब जैसे एक चीज और बताता हूं, हमारे हिंदी के अंदर जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे समाज ने जो सिखाया, वो जी अंग्रेजी में नहीं है। अंग्रेजी में आंटी, आंटी शब्द ऐसा है और अंकल शब्द ऐसा है, वो सबके लिए यूज किया जाता है। मगर हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है। अगर पिताजी के छोटे भाई हैं, उनको कहा जाता है चाचा जी। उनसे बड़े हैं, उनको कहा जाता ताऊ जी। उससे हम लोग समझते हैं कि हमारे पापा के छोटे भाई हैं, ये हमारे पापा के बड़े भाई है। ताऊ जी संबोधन करना, इसका मतलब बड़े भाई है। अगर घर के अंदर माँ की बहन आ गई, हम लोग उसको मौसी कहते हैं। उससे ये समझ में आता है कि ये हमारी मम्मी की बहन है। अगर चाचा जी की पत्नी है, उसको हम लोग कहते हैं चाची, ताकि ये संबोधन में आता है कि ये हमारे चाचा जी की वाइफ है। ताऊ जी की अगर पत्नी है, उसको ताई जी बोलते हैं हम लोग। बुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं बुआ जी। लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द है, अंकल और आंटी। मासी आ गई तो भी आंटी, चाची आ गई तो भी आंटी, ताई आ गई तो भी आंटी, बुआ आ गई तो भी आंटी। वो अंकल में भी सेम चीज, वही संबोधन होता है। लेकिन उससे आप समझ नहीं पाते हो कि इसका उसके साथ क्या रिश्ता है। उसने तो कह दिया कि आंटी आई है, लेकिन किसकी आंटी आई है, वो आपके क्या लगती है, आप उससे ही संबोधन नहीं होता है। लेकिन उस जगह आप कह देते हो कि चाची आई है, तो आपको समझ में आता है चाचा जी की वाइफ आई है, ताई जी आई है। इससे ही समझ में आता था कि हमारे पापा के बड़े भाई की पत्नी आई है। देखिए कितना फर्क है हमारे समाज में। हमारे हिंदी में एक एक चीज का संबोधन इतना अच्छे तरीके से किया गया है जो हम लोग समझते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा सस्पेंस है, आप वहां बैठे हुए समझ नहीं पाओगे कि आंटी क्या है, आपकी क्या लगती है।
बुआ भी हो सकती है, ताई भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है। खैर आज मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आपका, मैं पौने 2 महीने बाद में आपके सामने आया हूँ और कल मैं एक नई चीज़ आपके सामने लेके आऊँगा, सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों कि जब मैं पूरे परिवार को लेके जब पल्लू गया था, करीब 12 दिन का टूर था, उस टूर के दरमियान क्या-क्या हुआ, वो कल आपको व्याख्या करूँगा, वो बताऊँगा। सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।